बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। और साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ। ये अखबार को देखते हुए परेशान इमरान हसन और ये है खुशहाल अरमला हसन माशाल्लाह बोले। अभी बताएंगे आपको डॉलर के रंग के, नहीं डॉलर के तो नहीं, थोड़े डिफरेंट कपड़े पहन के आई हैं। खैर मतलब कलर का इससे नहीं ताल्लुक, नहीं वो ताल्लुक थोड़ा हो सकता है इजहार यकजहती करी हो आप। खैर इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। आज का दिन शुरू कर चुके हैं, या करने वाले आपको वेलकम करेंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जुम्मा है, तो आपको दुनिया भर में जुम्मा है। अच्छा तो आप सबको जुम्मा मुबारक। अल्लाह करे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। तमाम दिन जो पहले गुजरे हैं आई मीन वीक के अंदर, उसकी थकावट सलवार कमीज क्यों नहीं पहनी आपने? सलवार कमीज नहीं पहनी कि आज मुझे ऑप्शन ही नहीं मिला सलवार कमीज का। द ओनली गुर्बत वाज द ओनली वन, तो दैट वाज द रीजन। खैर जी, इस वक्त मुल्क की सूरत हाल आपको पता है, लेकिन डॉलर इज फ्लाइंग हाई और 400 नहीं 241 का डॉलर हो गया है आज की हमारी एक्सप्रेस रोजनामा के मुताबिक। और इंटरबैंक में 156 रुपया, ओपन में 2 रुपए महंगा हुआ और इससे डॉलर की जो परवाज है वो हाई हो रही है। दिस इज नॉट अ मैटर टू लाफ एट बाय द वे। बहुत नहीं, मैं नहीं हंस रही, मैं आपकी परेशानी पे हंस रही हूँ, गरीब आवाम की परेशानी पे हंस रही है। अच्छा चले, उसके साथ साथ बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए तो खैर ये खबर है कि इंग्लिश टीम पाकिस्तान आ चुकी है और इस तरह 7 T20। मैं पता नहीं क्यों इतना एक्साइटेड चल रहा हूँ, मैं जहाँ पे मैं बात किए जा रहा हूँ इस हवाले से। पता नहीं, मतलब आई एम फीलिंग लाइक शान मसूद में भी जिस तरह उनकी सिलेक्शन होगी, मुझे लगता है मेरी भी आपकी भी हो जाएगी। हाँ, बट ये है कि अच्छा लग रहा है हमें कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट हो रही है और इतनी ज़बरदस्त बड़ी टीम पाकिस्तान के अंदर आगे क्रिकेट खेल रही है। 17 इयर्स के बाद आ रही है, 17 इयर्स के बाद। लेकिन इसमें जो सबसे क्या दिल दहला देने वाली हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है वो टेनिस लवर्स के लिए है, और वो इसलिए कि स्विट्जरलैंड से ताल्लुक रखने वाले टेनिस की दुनिया के मायानाज खिलाड़ी और बहुत से दिनों की धड़कन, और मैं क्या कहूँ, रॉजर फेडरर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। अगर आपको नहीं पता तो आपको बताएं। ट्विटर पर जारी बयान में फेडरर ने ग्रैंड स्लैम और ATP टूर्नामेंट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। उनका ये भी कहना था कि रवां साल लंदन में होने वाला जो कप है उनका आखिरी बड़ा इवेंट होगा। और 41 साल टेनिस स्टार है जिनकी हम बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। उनका ये कहना था कि मेरे जिस्म ने मुझे वाज़े पैगाम दे दिया है कि हुण बस मैंने 24 साल में 1500 से ज्यादा मैचेस खेले और अब मुझे ये समझना चाहिए कि करियर को कहाँ ख़त्म करना है। साथ साथ ये भी कहा कि खेल से मैं मोहब्बत करता हूँ और इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। और याद रहे कि 20 मरतबा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाले पिछले साल जो है के बाद घुटने की सर्जरी हुई थी एक इवेंट के दौरान, और उसके बाद उन्होंने कोई टूर्नामेंट या कोई इवेंट नहीं खेला। सो रॉजर फेडरर के जो फैंस हैं उनके लिए बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी। कल मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी, हर एक ने स्टेटस लगाया हुआ था, बड़े दुखी चल रहे थे सब। और इन्होंने जो 1998 में 16 साल की उम्र में अपने जो प्रोफेशनल करियर है उसका आगाज़ किया था, और 2003 में इन्होंने जो पहला अपना टूर्नामेंट जीता था, और उसके बाद उन्होंने रिकॉर्ड 8 इन्होंने बनाए थे मुसलसल। और इसके साथ साथ जी इनके हवाले से आपको ये भी बताते चले कि जो हमारे पाकिस्तानी टेनिस स्टार हैं, कल हम उनको भी देख रहे थे, उन्होंने भी इनके साथ कोट जो शेयर किया था उसकी भी उन्होंने कुछ झलकियाँ शेयर की। उन्होंने आसिम एहसाम कुरैशी साहब ने उन्होंने कहा कि जी मेरे लिए भी बड़े एजाज़ की बात थी कि मैं इनके साथ एक जो कह लें स्पोर्ट खेला। और उन्होंने बहुत सारे जो टेनिस लवर थे उन्होंने इसके हवाले से ट्वीट्स की, सोशल मीडिया पे पैगाम दिए कि भाई हम बहुत दुखी हैं, हमारे फेवरेट जो प्लेयर है उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 8 मरतबा विंबलडन में फतह हासिल की, इस तरह मुख्तलिफ ग्रैंड स्लैम्स में जीते, टूर्नामेंट्स में फतह हासिल करते रहे। और आखिरी अपना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 36 ईयर्स की एज पे 2018 में उन्होंने जीता। इस एरा में, इस ओपन एरा में ग्रैंड स्लैम इवेंट जीतने वाले दूसरे मुअम्मर तरीन खिलाड़ी भी रॉजर फेडरर ही हैं। फेडरर मुख्तलिफ औकात में अपने जेस्चर्स की वजह से भी बड़ी शोहरत हासिल करते रहे। शायकीन की तरफ जिस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करते थे मुख्तलिफ बातों को, उसके लिए भी वो बड़े मकबूल रहे। उसके अलावा चैरिटी वर्क भी उन्होंने किया अपनी ज़िंदगी के अंदर। मुसलसल फेडरर 310 हफ्ते तक ATP रैंकिंग के नंबर 1 खिलाड़ी भी रहे, जो कि एक रिकॉर्ड है। सो फेडरर इज़ क्या कहना चाहिए, एक बहुत खूबसूरत बाब है टेनिस की हिस्ट्री में। और एक बात जब मैं ये कह रहा हूँ कि 41 ईयर्स की एज में जब फेडरर की बॉडी उनको कह रही है कि हुण नहीं, तो क्या शुएब मलिक हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर इज़ ऑल्सो 40+, उन्होंने अभी तक रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया। ही इज़ ऑल्सो अ स्पोर्ट्समैन, चूँकि लोग बहुत ज़्यादा तस्करा कर रहे हैं। कल जब पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान किया गया कि उसमें शुएब मलिक क्यों नहीं है, शायकीन अभी भी समझते हैं कि वो बहुत अच्छा खेलते हैं, ही स्टिल फिट, वो हैं भी।
हर स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी का एक अपना बाब होता है, एक अपना रिकॉर्ड होता है। बहरहाल फेडरर विल नॉट बी प्लेइंग ग्रैंड स्लैम्स एनी मोर। लोग उनको ज़रूर मिस करेंगे, हम भी करेंगे। हमने कहा ज़रा आपको सुबह सुबह बता दें कि फेडरर साहब ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और रूटीन की खबरों की जानिब आते हैं। देखते हैं आज क्या है आपके लिए हमारे पास बड़ी खबर। नाज़रीन, आपने ये कहावत तो ज़रूर सुनी होगी, करे कोई भरे कोई। मौसमियाती तब्दीलियों में पाकिस्तान का जो स्टेटस है वो भी ऐसा ही है। पाकिस्तान ने किया कम है, भरा ज़्यादा है। ऐसा सलूक हमारे साथ हो रहा है मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से। हम गरीब मुल्क हैं, डेवलपिंग मुल्क है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी कह सकते हैं, तबाही के दहाने पे, और जस्ट 1% कार्बन एमिशन के अंदर हमारा पार्ट है। लेकिन हम इसमें सफ़र करने के अंदर वर्ल्ड सेज वी आर ऑन लाइक इन टॉप 5, बट आई से कि वी आर ऑन नंबर 1। आलमी माहिरीन बार बार ये वार्निंग दे रहे हैं कि दुनिया के जो अमीर ममालिक हैं या पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम होना चाहिए, लेकिन वो कम करने के लिए तैयार नहीं है, चूँकि फॉसिल्स फ्यूल के इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर जो कार्बन एमिशन है, ग्रीन हाउसेस गैसेज हैं, ये इनका अखराज हो रहा है, आबो हवा ख़राब हो रही है, ज़मीन का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है, मौसमियाती तब्दीली, ग्लोबल वार्मिंग, इतनी टर्मिनोलॉजीज़ आप सुनते हैं। और एक अंदाज़ा तो ये भी कहता है कि जो G20 के ममालिक हैं उसमें 80% कार्बन गैसेस के अखराज के वो जिम्मेदार हैं और दर्जा हरारत बढ़ने के, और पाकिस्तान जैसे ममालिक उससे सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल, दर्जा हरारत बढ़ने की बात हो, आबोहवा की तब्दीली की बात हो, पाकिस्तान में मामूल से ज़्यादा बारिशें और सैलाब आ रहे हैं। हालिया सैलाब से बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को जानी और माली नुकसान पहुंचा है। इब्तदाई जो तखमीने लगाए गए हैं, जो अंदाजे लगाए गए हैं, उसमें $30 अरब से ज़्यादा का माली नुकसान हुआ है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी पाकिस्तान का दौरा किया और आलमी बरादरी पर जोर दिया कि पाकिस्तान की मदद की जाए। दुनिया भर में ये आवाज़ें उठ रही हैं कि अमीर मुल्कों की गलतियों की वजह से पाकिस्तान में जो होने वाला नुकसान है उसका मुआवजा दिया जाए। और पाकिस्तान ने भी क्लाइमेट चेंज का मुआवजा, आलमी मामला जो है और जो तमाम तर इम्पैक्ट आ रहा है पाकिस्तान पर, उसको आलमी फोरम पर उठाने का फैसला किया और ये मुतालबा किया है कि मौसमियाती तब्दीली से जो मुतासरा मुल्कों के नुकसान के अजाले के लिए आलमी फंड कायम किया जाए। मुतालबात और अपील्स अपनी जगह, लेकिन सवाल ये है कि पहले जो मुल्क की जो कमज़ोर मईशत है, ये $30 अरब का नुकसान कैसे बर्दाश्त करेगी? क्या अमीर मुल्क पाकिस्तान के नुकसान का अजाला करेंगे? क्या आलमी बरादरी पाकिस्तान की जो तवक्कुआत हैं उस पर पूरा उतरेगी? क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तानी मईशत है, इकॉनमी है, वो शदीद बदहाली का शिकार है। IMF का कर्ज मिलने के बावजूद रुपया मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहा है, डॉलर कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। दोस्त मुल्क इमदाद देने में मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए हैं, जबकि महंगाई की बात करें वो रिकॉर्ड सतह पर है। बिजली के बिल्स का हमने एक देखा, उसने अवाम का जीना मुश्किल किया हुआ है। हुकूमत ने गैस भी 3 गुना महंगी करने का फैसला किया है और आइंदा दिनों में चूंकि अब सैलाब की वजह से ग़िज़ाई किल्लत है, फूड सिक्योरिटी के खतरात भी सर पर मंडला रहे हैं। ये सारी सूरत हाल किस तरफ जाएगी और जो मईशत पर नुकसान हुआ है इस क्लाइमेट चेंज को लेके कैसे इस चीज को बैलेंस किया जाएगा, इसी पर हम बात करेंगे। कोई वैसे अच्छी बात, कोई अच्छी खबर है आपके पास? आपके पास भी नहीं है। माय गुडनेस। डॉक्टर सलमान शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। मईशत के माहिर हैं और बतौर वज़ीर ख़जाना भी काम कर चुके हैं, तो उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच और सुबह खैर आपको। कितना अनफॉर्चुनेट है डॉक्टर साहब के कुछ भी हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान के लिए, जिसे वो गालिब ने कहा था, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, बिल्कुल ऐसी सूरत हाल हो चुकी है। हुकूमत के पास कोई ऑप्शन है डॉक्टर साहब इस सूरत हाल से निकलने के लिए? जी, हर वक्त ऑप्शंस होती हैं, ये तो नहीं है कि कोई आप डेड एंड में पहुंच चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली अंग्रेजी में कहते हैं द परफेक्ट स्टॉर्म, तो इस वक्त वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए एक किस्म का परफेक्ट स्टॉर्म बना हुआ है। बट इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस हैं बहुत डिफरेंट चीज़ों की, और उसमें अब फाइनल जो है वो सैलाब की जो तबाहकारी है वो भी अब इसमें ऐड हो गई है। और अभी आप पूरे एस्टिमेट्स भी बता रहे थे नुकसान के, तो अब ये सारी चीज़ों का अगर आप 1 बाय 1 जायज़ा लें तो फिर वी कैन सी कि इसमें से वे आउट क्या है। नंबर 1 जो है पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, अगर इसको बड़े मैक्रो लेवल में देखें तो वो ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो एक इनवर्ड लुकिंग इकॉनमी है, यानी कि ये इकॉनमी
एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ज़्यादातर बनी हुई है, और ये इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी की जो एनर्जी है वो इम्पोर्टेड है। सो ये फॉर्मूला जो है ये पाकिस्तान के लिए सस्टेनेबल नहीं है, ये किसी मुल्क के लिए भी सस्टेनेबल नहीं है कि आप इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी हो और वो इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करती हो। उसका मतलब ये होगा कि आपके पास डॉलर्स नहीं होंगे इंपोर्ट करने के लिए, और सूनर और लेटर आप एक क्राइसिस में आ जाएंगे। सो पहला तो ये है। उसमें बात ये थी कि एनर्जी जो है वो हमने क्यों इंपोर्टेड एनर्जी बना दी, उसकी भी हमारी पॉलिटिकल रीजंस है। वो इसलिए हमने बनाई कि आपको पता होगा कि एक ज़माने में हम डैम्स बनाते थे और बिजली हमारी पानी से मिलती थी, और उसके लिए हमें कोई फ्यूल इंपोर्ट नहीं करना पड़ता था। लेकिन तरबेला डैम के बाद जो 70s में बना, तो हमारी पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स हुई कि हम कालाबाग नहीं बनाएंगे, दूसरे डैम्स नहीं बनाएंगे। हालांकि इंडस रिवर के ऊपर कैस्केड कहते हैं, इंडस कैस्केड, उस पे 1 लाख मेगावाट की कैपेसिटी है अगर आप बनाएं। सो एक तो वो हमने नहीं बनाए, और 90s में हमने डिसाइड किया कि हम बिजली जो है वो फॉसिल फ्यूल से बनाएंगे, और फॉसिल फ्यूल में भी बिजली हमने बहुत एक्सपेंसिव जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो किए। मसलन 90s में अगर दुनिया में एक यूनिट 3 सेंट का था तो हमने एक यूनिट 6.5 सेंट के ऊपर दिया। और इसी तरह जब 2020 में अब हम आ गए 2022 में, तो पिछले 5-6 सालों हमने बड़े बड़े कोल के प्रोजेक्ट्स लगाए, उनमें भी हमने बहुत एक्सपेंसिव लगाए। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। जी, मैं जरा अगर आपसे इसकी सोल्यूशन की तरफ आऊं, अब हमारे पास क्या रास्ते हैं? बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जी, और वो ये है कि आपने अब एक जो आपने कहा ना कि ऑप्शंस क्या हैं बाहर निकलने की, तो एक तो है कि आपको अपना बिजली का निज़ाम जो है उसको पहले तो आपने इसमें तमाम चोरी और लॉसेस को ख़त्म कर, दूसरा आपने इसको लेके जाना है टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स, जिसमें हाइड्रो और सोलर और विंड ये 3 हमारे लिए बनते हैं। सो एक तो ये है कि एनर्जी को हमने उस तरफ लेके जाना है। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो भी इसके साथ मिलता जुलता है, वो ये है कि हमने अपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन करनी है, यानी कि अपनी जो है प्रोडक्शन हमारे मुल्क में जो होती है उसको हमने एक्सपोर्ट की तरफ उसका इंसेंटिव्स करने हैं, ताकि वो ना सिर्फ हमारी अपनी कंजम्पशन को पूरा करें, वो एक्सपोर्ट्स भी करें। तीसरी चीज जो हमने करनी है कि हमने इन्वेस्टमेंट्स लेके आनी है, और इन्वेस्टमेंट्स भी हैं उसमें 2 मेजर कैटेगरीज हैं। एक इन्वेस्टमेंट है जो हमने ओवरसीज पाकिस्तानी से लेके आनी है, और वो बड़े कीन है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, उनके लिए आसानियां पैदा करनी है। और दूसरा चीज ये है कि इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लेके आनी है, जो कि चाइना, अमेरिका, यूरोप, दूसरे ममालिक से हमने एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट भी करना। डॉक्टर साहब, ये हमारा पॉइंट है कि हमें स्टार्ट तो कहीं से करना है ना, क्योंकि ये जो आप सॉल्यूशंस बता रहे हैं 2 कि ये इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, लेकिन इनके लिए इनिशिएट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ग्रास रूट लेवल से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, ओवरऑल भी लेकर इन तमाम इदारों के, या जो आप सॉल्यूशंस बता रहे हैं, बहुत बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, और इस पर इम्प्लीमेंट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब स्टार्ट कहाँ से किया जाए? अब इसमें आप देखें ना कि इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है, 2 सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं जो कि बड़े ख़तरनाक सिग्नल्स हैं। एक है कि हमारा रुपी जो है उसकी वैल्यू बहुत गिरती जा रही है कंपेयर टू द डॉलर, तो उसकी एक वजह यह है कि डॉलर्स की हमारी कमी है, और डॉलर इंटरनेशनली भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है।
और दूसरी चीज ये है, और इसकी पीछे जो बातें हैं वो मैंने पहले भी कर दी कि एक तो एनर्जी इंपोर्ट्स हमारी बहुत महंगी हो गई हैं, दूसरा हमारा फूड के ऊपर खासा इन्हिसार है। लेकिन इस और ये IMF प्रोग्राम में जिस तरीके से आप चेंज कर रहे हैं तो ये महंगाई तो होगी, लेकिन आप डिफॉल्ट की तरफ इसकी वजह से नहीं जाएंगे। ठीक है। डिफॉल्ट जो आपका इस वक्त आ रहा है वो एक और वजह से आ रहा है, और वो है हमारे मुल्क की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जी, उसमें अब ये है पाकिस्तान के जो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, वो दुनिया में इस वक्त बहुत हैविली डिस्काउंट हो रही हैं। यानी कि जो हमने इंटरनेशनल बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं और 100 रुपए का बॉन्ड अगर 50 रुपए पे बिक रहा है तो लोग बहुत ज्यादा हम उस मतलब पे है कि रिटर्न्स ऑफर करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिस पे इस वक्त बहुत ज्यादा फोकस होना भी चाहिए और समहाउ है भी, लेकिन हम उससे शायद उस तरह से बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, वो है कि अब अपने कर्जों की जो रीस्केजुलिंग है इस पे कुछ बात करें। ये जो 30-40 अरब डॉलर का एक्स्ट्रा बोझ पड़ा है हमारी इकोनॉमी पे, इसको किसी तरीके से दुनिया की हेल्प की सूरत में हम लेकर आएँ। इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न हमारा ये है कि इतने बड़े नुकसान के बाद दुनिया पाकिस्तान के साथ उस तरह खड़ी नहीं हो रही है। चाहे जितना तैयब उर्दगान साहब शहबाज शरीफ साहब का हाथ पकड़ के तस्वीर बना लें, प्यूटिन साहब बड़ी लंबी देर तक मुसाफर खुशगपियां कर लें, दुनिया इमदाद नहीं दे रही है, दुनिया हिचकिचा रही है। इससे कैसे निकले? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करे जिससे दुनिया हमें इमदाद भी दे इस मौके पर, चूंकि हम डिजर्व करते हैं, हमारा तो 1% हिस्सा है कार्बन एमिशन में। देखिए, इसमें IMF ने अपनी जो रीसेंट रिपोर्ट है उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली इंडिकेट किया, और ये पहली दफा इस तरह की बात मैंने देखी है कि IMF जैसी एक इंटरनेशनल अथॉरिटी जो है वो किसी मुल्क में प्रोग्राम के दौरान बताए कि मुल्क की जो सियासी कॉन्फ्रंटेशन है, मुल्क में जो सियासी पोलराइजेशन है, वो पाकिस्तान में जो इकोनॉमी में रिफॉर्म्स की हम बातें कर रहे हैं उस तरफ वो नहीं जाएगी। और ये पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो पॉलिटिकल एक किस्म का डेडलॉक है, और ये डेडलॉक तोड़ना बहुत ज़रूरी है। रिसेंटली आपको पता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत पॉपुलर होती जा रही है, और उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि बेशुमार केसेस बन रहे हैं, उसके ऊपर ब्लैकआउट किया जाता है मीडिया में। इस तरह की चीज़ें जो हैं एक डेमोक्रेसी की, वो इंटरनेशनल जब खबर बनती है तो उसमें जो इन्वेस्टर है वो परेशान हो जाता है कि ये इनका सिस्टम जो है वो ब्रेक डाउन की तरफ जा रहा है। सो हमने अपने उस सिस्टम को ब्रेक डाउन से बचाना है, और ये मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये शो किया जाए, पूरी दुनिया में सिग्नल जाए कि पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है और डेमोक्रेसी के मुताबिक ये चलता जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि जो जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जानिब आप रेफर कर रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, टाइम हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। अलसो अपना तज्जिया हमारे सामने रखा। डॉक्टर सलमान शाह साहब, वंस अगैन ये सारे जो हकाइक हैं ये घूम के एक ही तरफ आते हैं, और वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम जब तक नहीं होगा। कल वैसे इमरान खान साहब ने एक स्पीच की, उसमें एक बार फिर उन्होंने जो हमारी मईशत के अंदर कमज़ोरियाँ हैं उसको उन्होंने हाईलाइट किया, और उसका हल उन्होंने एक दफ़ा फिर बताया कि जी साफ शफाफ इलेक्शन करवा दें, मैंडेट के साथ आ जाएं, उसके बाद ये मसले हल होंगे। लगता है ऐसे ही है कि उसके बगैर ये मसले हल होते नज़र नहीं आते, क्योंकि रुपया मुसलसल डिवैल्यू हो रहा है, और ऊपर से जो रही सही कसर थी वो सैलाब ने पूरी कर दी। खैर, शहबाज शरीफ साहब बड़े इंपॉर्टेंट विजिट पे हैं। कल उनकी बड़ी अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकात हुई, जिसमें रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी शामिल थे, और पुतिन खबरों में बहुत ज्यादा रहते हैं, आपको मालूम है, अपनी मुख्तलिफ हरकतों से। कल उन्होंने उनसे वो कहते हैं ना, शो जो है ना चुरा लिया, स्पॉटलाइट छीन ली हाँ पुतिन से। लेकिन दैट वाज अ बिट सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें शहबाज शरीफ साहब को अपना एयर पीस, जो भी हम भी अभी बैठे हैं तो लगा के बैठे हैं, जरूरी होता है, ये बड़ा डिफरेंट होता है। मतलब एयर पीस एज इन फॉर दी इंफॉर्मेशन जो कि आपको चाहिए होती है, और खासतौर पे जबान जब मुख्तलिफ हो तो उसमें फिर आपको पता लग रहा होता है कि क्या बात हो रही है।
रही है, तो उनको ज़रा मुश्किलात बहुत स्ट्रगल करते हुए नजर आई। ये वीडियो हम देख रहे हैं, वी फाइंड इट इंटरेस्टिंग, हमें कुछ इसमें इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि जिस तरह से पुतिन के हवाले से इमरान कह रहे थे कि वो हमेशा खबरों में रहते हैं किसी न किसी तरह, तो हमने कहा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वो स्पॉटलाइट ली है तो हम भी वो शेयर करें। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, कल जो मैंने चीज़ नोटिस की, इमरान खान चूंकि बहुत वो भी मकबूल हैं, लेकिन इमरान खान थोड़े इंट्रोवर्ट किस्म के आदमी हैं, तो वो जब एज प्राइम मिनिस्टर जाते थे उनकी शख्सियत थोड़ी सी रिजर्व रहती थी इन बाकी शख्सियात से, लेकिन कल शहबाज साहब को हमने देखा ही इज़ बीन वेरी फ्रेंडली, और कल उनका हाथ तैयब उर्दगान साहब पकड़ के साथ लेकर जा रहे थे। देन शहबाज साहब जब डिनर बूफे चल रहा था उस पर उन्होंने खाना नहीं खाया तो उन्हें गया कि आएँ प्राइम मिनिस्टर आप भी खाना खाएं, तो कुछ अच्छे सीन्स थे, लेकिन इस एयर पीस ने उनको बड़ा तंग किया। ये पीस कभी कभी हमें भी तंग करता है, लेकिन ये एयर पीस ज़रूरी बड़ा होता है, इसी से बातचीत हो सकती है। तो आई होप कि कोई अच्छी बातचीत, कभी जब प्रोड्यूसर साहब ज्यादा बोल रहे हो तो दिल कर रहा था उतार भी दे और उम्मीद करते हैं कि रूस से हमें गैस मिल जाएगी जैसे ऊपर से हिदायत मिल रही है। ब्रेक इतना वेलकम बैक टू एक्सप्रेस प्रोग्राम में बात करते हैं अब कुछ T20 वर्ल्ड कप 2022 और न्यूजीलैंड में सह अफ्रीकी टीम के लिए कौमी क्रिकेट टीम के स्क्वाड के ऐलान के हवाले से। टीम में बाबर आजम कप्तान हैं, शादाब खान वाइस कप्तान हैं। आई मीन शादाब के हवाले से कुछ ख्यालात मौजूद थे कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन नहीं हुई। आसिफ अली, हैदर अली, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद हसनैन, नवाज, रिजवान, वसीम, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी इज़ बैक, दैट्स गुड, और शाद मसूद और उस्मान कादिर इसके लिए शामिल हैं। उसके अलावा शाद मसूद की टीम में वापसी हुई है, जबकि स्क्वाड के हमरा 3 रिजर्व खिलाड़ी भी शामिल हैं, जिसमें फ़खर जमान शामिल हैं। तो जितने भी फ़खर जमान लवर्स हैं परेशान हो, फ़खर जमान हैं। मोहम्मद हारिस और शाह नवाज धानी भी मौजूद हैं और अभी तक रिजर्व में ही है। यही स्क्वाड न्यूजीलैंड में सह अफ्रीकी सीरीज़ खेलेगा। शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और फ़खर जमान इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। उधर पाकिस्तान के खिलाफ जो 7 T20 इंटरनेशनल मैचेस हैं, इस पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलने के लिए जो बटलर की क़यादत में इंग्लैंड की जो 19 रुकनी टीम है वो भी पाकिस्तान और कराची पहुँच गई है। दोनों ममालिक के दरमियान ये जो सीरीज़ है इसका पहला मरहला कराची में होगा। 4 T20s खेले जाएंगे नेशनल स्टेडियम कराची में, और उसके बाद 3 मैचेस खेले जाएंगे हमारे बिल्कुल पड़ोस में हाँ, गज़ावी स्टेडियम में। इसी हवाले से बात, सबसे पहले जो स्क्वाड का ऐलान किया गया है उस पर कल हम सोशल मीडिया पे कुछ बहस चल रही थी। अब्दुल माजिद अवान हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स आपकी भी तो कुछ रिजर्वेशन? हाँ, मेरी भी रिजर्वेशन थी। अच्छा जी अब्दुल माजिद, थैंक यू वेरी मच एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है, हम इस पे आपका जरूर तज्जिया और तबसरा चाहेंगे। मोहम्मद हारिस को, उस्मान कादिर को और शान मसूद को शामिल किया गया है, किस तरह से देखते हैं आप इस सिलेक्शन को? मेरे नजदीक स्क्वाड की सिर्फ एक अच्छी बात है, बाकी तो उसमें कोई अच्छी बात नहीं है। या आपने वही एशिया कप की टीम जिसका मिडिल ऑर्डर का मसला था, पेस में मसला था, शाहीन अभी भी जो है वो लंदन में, और हमें नहीं पता उनकी एक्सटेंट कितनी है रिकवरी की। देयर सेइंग कि शायद अगले हफ्ते से बॉलिंग भी स्टार्ट कर दें, बट हमें फिर भी अभी तक अंधेरे में ही रखा हुआ है। तो मुझे सिर्फ एक अच्छी चीज लगी कि कंटिन्यूटी है। हमारे यहाँ पे ये जो चॉप एंड चेंज वाली पॉलिसी है ना, कि एक बुरा टूर्नामेंट हो गया, एक बुरा मैच इवन हो गया तो आपको बाहर कर देते हैं। अच्छी चीज ये है कि आपने उन प्लेयर्स पे भरोसा किया, उनको बोला कि भाई ठीक है, एशिया कप के फाइनल तक तो लेके गए, जैसे भी गए। इंडिविजुअल मिराक्युलस परफॉर्मेंसेस थी, नसीम शाह ने 2 छक्के लगा दिए तो हम चले गए, इस तरह की चीजें हुई। लेकिन अच्छी चीज ये कंटिन्यूटी उन्होंने रखी, उन्होंने सेम सेट ऑफ प्लेयर्स, एक आध बंदा आगे पीछे किया। फखर जमान भी ट्रैवलिंग रिजर्व्स में है, लेकिन फखर की नी इंजरी का मसला है, इसलिए जो है शान मसूद को लाया, वरना मुझे लगता नहीं है कि शान को अभी भी वापस लाते हैं। और अभी भी मुझे लगता है कि शायद उनको एक आध मैच में ही खिलाएं अगर डेड रबर हुआ। शान मसूद को उनकी नी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ, वो यही है कि इंजरीज का शुक्रिया बहुत से लोगों को अदा करना चाहिए। हसनैन को अदा करना चाहिए। वसीम जूनियर वापस आ गए हैं, आपके शाहीन शाह अफरीदी नहीं थे तो नसीम को चांस मिला। तो हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि इंजरीज जो है वो थैंकफुल होना चाहिए, वरना तो इन बेचारों को कोई चांस ना देता। तो सर एक तो ये भी होता है माजिद साहब कि प्लेयर्स को टीम में अनाउंस कर दिया जाता है, लेकिन जो प्लेइंग स्क्वाड वो चेंज नहीं किया जाता। अब इसमें क्रिकेट बोर्ड ने इतना ही कोई प्रेशर लिया है कि बस शान मसूद को चेंज किया। और कल हमारे जो मोहम्मद वसीम सीनियर साहब हैं वो बाकायदा तौर पर इसको न सिर्फ डिफेंड करते नजर आए, उन्होंने कहा कि इन्हीं लड़कों ने आपको बड़ी अच्छी अच्छी खबरें भी दी हैं। और वो बार बार रेफर कर रहे थे पाकिस्तान इंडिया मैच जो हमने निकाला था वर्ल्ड कप के अंदर 2 के सेमीफाइनल, उसमें भी हम हार के आ गए थे। उन्होंने कहा जी हम इसी टीम के साथ सेमीफाइनल खेले, इसी टीम के साथ हम एशिया कप का फाइनल खेले। साफी जो सामने थे सारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, वो कुछ खास मुतमईन नहीं थे उनकी इन लॉजिक से, और हम बीइंग व्यूअर्स भी नहीं थे। आप बीइंग एक्सपर्ट मुतमईन हैं उनकी जो लॉजिक्स थी कि इसी टीम ने खुशियां दी हैं, दोबारा हमें यही टीम खुशियां देगी? पता है मोहम्मद वसीम साहब को पता नहीं क्यों लैपटॉप वाला सिलेक्टर कहा जाता है, मुझे आइडिया नहीं है, मैंने कभी उनको वैसे लैपटॉप पे सिलेक्शन करते हुए नहीं देखा, टीम अनाउंस करते हुए करते हैं। लेकिन मुझे जो एक चीज समझ नहीं आती,
हम लोग एक जनरल जो रिजल्ट देखते हैं, थोड़ी टेक्निकल छोटी सी बात है, समझने की जरूरत है कि हम जनरल रिजल्ट देख लेते हैं कि जीते या हारे। हम ये नहीं देखते कि किन कैसे जीते और कैसे हारे, किस हालात में जीते। इंडिया वाले मैच की अगर वो एग्जांपल देना तो हम पहला मैच तो हार गए थे। दूसरे मैच में आपको अगर रिजवान का नॉक याद होगा, जो उन्होंने 4 नंबर पे आके 20 गेंदों पे कुछ रन कर दिए, वो मैच चेंजिंग था। अगर नवाज जो है उस वक्त नहीं खेलते तो हमारा वही हाल होना था जो श्रीलंका के अगेंस्ट हुआ, हम चेस करते हुए हार गए। तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत है, ये वसीम साहब को भी समझने की जरूरत है कि आप थोड़ा डिटेल में जाएं। वो डीकंस्ट्रक्शन एक फिलॉसफी है कि आप चीजों को तोड़ तोड़ के हिस्सों में भी देखें कि आपके मिडिल ओवर्स में कौन अच्छा खेला, किसकी परफॉर्मेंस ना होती तो ये पूरी टीम बैठ गई थी। तो ये चीज उन्होंने नहीं की। अब अल्लाह खैर करे। अब्दुल माजिद जी, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि टेक्निकलिटीज जैसे आप जैसे लोग समझ रहे हैं, तो जो क्रिकेट बोर्ड में बैठे हैं उनको ये टेक्निकलिटीज क्यों समझ में नहीं आती? आई वंडर, क्योंकि वो इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, पूरी सिलेक्शन का दारोमदार उस पे, आप जैसे हम जैसे लोग थोड़ी टेक्निकलिटीज को समझते हैं। आपने मिडिल ऑर्डर की बात की अब्दुल माजिद, मिडिल ऑर्डर में ऐसे कोई चेंजेस नहीं है और हमारा मिडिल ऑर्डर बिल्कुल कामयाब नहीं है और नहीं चलता। ग्राउंड में जाके हम उससे नहीं परफॉर्म कर पाते। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का जो ओपनिंग का एक जो कह रहे हैं हम पार्टनरशिप कहते हैं, आपको लगता है कि ये इतनी इस पे कंसिडर करना चाहिए या मिडिल ऑर्डर को हमें बेहतर करना चाहिए? इस पे कल हम एक जोक मार रहे थे आपस में, मैं और मेरे कुछ दोस्त। वो ये था कि सिंपल सी बात है, पीसीबी की जब किसी को नौकरी मिलती है तो वो माशाल्लाह 1 महीने में इतना कमाता है जितनी शायद मेरी पूरे साल की पे होती है, ठीक है, और बाकी लोगों की। तो उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। देयर लाइक मिल गए पैसे, साल भर भी हमने घसीट के चला लिया तो वी हैव अर्न्ड इनफ, थैंक यू वेरी मच, आप किसी और को ले आए, कोई मसला नहीं है, हमने तो कमा लिया। तो जब तक ये चेंज नहीं होगा ना, आप प्लेयर्स को बेनिफिट्स देते हैं, जी सीरीज जीतेंगे तो उनको इतने % ये मिलेगा, बोनसेस मिलते हैं। आप इन चीफ सिलेक्टर्स और ये जो मैनेजमेंट है इनकी भी बोनस पे, लेकिन अब हमारा भी तो प्रॉब्लम है ना, हमारे तज्जियों का भी तो पाकिस्तान टीम को कोई हरा नहीं पाएगा। माजिद, हमारे तज्जियों का भी तो मसला है ना कि कभी टीम सिलेक्ट हो तो हम कहते हैं जी सब कुछ बाबर ने सिलेक्ट किया है, जी सिलेक्टर का तो हिस्सा ही नहीं है। सिलेक्टर करें तो हम कहते हैं जी कप्तान को तो कुछ दिया ही नहीं है। हमारा भी तो बहुत मसला है ना, हमें सिर्फ जीत चाहिए। लेकिन यस, वी नीड गुड गेम। अच्छा, टाइम मेरे पास कम है, आखिरी 1.5 मिनट में आप ये बात भी मुकम्मल कर ले। साथ इंग्लैंड चूंकि पाकिस्तान में है, बल्कि आपके शहर में है, तो इस पे भी जरा तजिया दीजिए, कैसे देख रहे हैं? इंग्लैंड का टूर बहुत अच्छा होगा। मैं यही कह रहा हूँ, मैं पिछले साल से कह रहा हूँ कि आप सिर्फ ये सोच के चलें कि आपने T20 वर्ल्ड कप खेलना है। कोई भी टीम इस वक्त इवन इंडिया नहीं सोच रही कि हमें एशिया कप जीतना है। इंडिया ने भी अपना सेम स्क्वाड ही अनाउंस किया है। उन्होंने एक आध चेंज किया होगा ज्यादा से ज्यादा। बांग्लादेश ने भी एक आध चेंज किया, बांग्लादेश ने 2-3 चेंजेस किए। अफगानिस्तान ने तो 5-6 चेंजेस कर दिए। सिंपल है, जब भी आपका कोई बड़ा टूर्नामेंट आ रहा होता है, द आइडिया ऑफ एवरी बिग क्रिकेटिंग नेशन इज कि हमें 1 साल 1.5 साल सिर्फ उस टूर्नामेंट के लिए। तो वैसे अब्दुल माजिद, आर यू गोइंग टू मिस शोएब मलिक इन दिस स्क्वाड? मैं शोएब मलिक को नहीं मिस करूंगा। ही इज प्लेड हिज नहीं, क्लैरिटी होना चाहिए। व्हाई वुड आई से दैट? मैंने नहीं कहा। आपने कहा, मैंने नहीं कहा। अच्छा, बस मुझे मैं मिस करूंगा। आई थिंक ही वाज सपोज्ड टू बी देयर। अकमल ब्रदर्स को मिस करूंगा। अकमल, ओह यस, वी लाइक इट। ठीक हो गया। जब पिच पे आती है ना तो अलग ही मजा आता है। ठीक हो गया। अकमल ब्रदर्स को अब्दुल माजिद मिस करने वाले हैं, शोएब मलिक को मिस नहीं करें। नोटेड डाउन गाइस, ये बहुत इंट बात थी। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है। अब्दुल माजिद अवान हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट पे तजिया दे रहे थे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आए हैं जी, और अब बारी हमारे सेगमेंट देसी फूड की, जिसमें फरियाल राना आज सुबह सुबह हमें अफगानी पुलाव खिला रही है। तो देखते हैं आज का देसी फूड। नाजरीन, आज मैं आपको देसी फूड में अफगानी खाना खिलाऊंगी। इसलिए आज मैं आई हूँ ज़रार शहीद रोड गुलगश्त टाउन में, जहाँ पर है अफगान कुजीन वाले। आए चलकर देखते हैं ये कौन सी अफगानी डिशेस बनाते हैं और कस्टमर से पूछते हैं कि वो कौन सा अफगानी खाना ज़्यादा शौक से खाना पसंद करते हैं। हमारे साथ यहाँ के कुक मौजूद हैं। आप मुझे बताएं, आप अभी कौन सी कढ़ाई बना रहे हैं? हम बेसिकली अफ़गानी जितनी भी डिशेज़ हैं वो सारी बनाते हैं, लेकिन हमारी स्पेशल जो है ना मटन और दुम्बा यहाँ पर जो शिनवारी कढ़ाई का चलता है। अभी आप कौन सी कढ़ाई बना रहे हैं? अभी मैं ये बना रहा हूँ शिनवारी बोनलेस हांडी बना रहा हूँ, ठीक है। ये शिनवारी चिकन हमारे पास लगा हुआ है और ये हमारे पास दुम्बा कढ़ाई लगा हुआ है शिनवारी में,
तो हमारा शनवारी कढ़ाई में आप क्या क्या डालते हैं? शनवारी कढ़ाई में हमारे अपने मिसाले होते हैं वो डालते हैं, और टमाटर में बनती है, ये नमकीन होती है। अच्छा, ये कढ़ाई आप बना रहे हैं, ये शनवारी कढ़ाई है, और शनवारी का क्या मतलब है? बेसिकली शनवारी का मतलब तो एक कौम है शनवारी, और शनवारी इलाका है लंडी कोतल में जो है ना, वहाँ से ये चीज़ डिशेज़ वहाँ से शुरू हुई थी। जिस तरह के कराची की स्टूडेंट बिरयानी मशहूर है, लाहौर के नान चने मशहूर हैं, तो ये वहाँ उस इलाके से ना नमकीन शनवारी जो है ना वहाँ से मशहूर हो गए, तो अब पूरे पाकिस्तान में शनवारी रेस्टोरेंटों में चलती है। आप यहाँ के खाने में क्या पसंद करते हैं? रोश पसंद करते हैं, उसके अलावा सज्जी चावल यहाँ का बहुत अच्छा है, और बाकी कढ़ाई भी बहुत अच्छी है, शनवारी कढ़ाई। तो क्या खास बात लगती है इनके खाने की आपको? इनके खाने का एक तो जिस हिसाब का आपको टेस्ट चाहिए ना, उस हिसाब का टेस्ट मिलता है। अगर आप कम मिर्चें खाने वाले हैं तो वो उस हिसाब से रेडी कर देते हैं, तो मतलब अच्छा लगता है यहाँ पे आके। यहाँ की सीटिंग को अगर आप देखें, सीटिंग में नीचे इजीली आप बैठ सकते हैं। यहाँ से क्या खाने लगे हैं? अभी मैं इनका जो चिकन टिक्का है चेस्ट वाला वो ट्राई कर रहा हूँ। इसके अलावा जो मटन रोश है वो ट्राई कर रहा हूँ। पहले भी एक दफ़ा ट्राई किया है और अच्छा लगा है, तो दोबारा यहाँ पे आया हूँ। पाकिस्तानी खानों में और अफ़गानी खानों में क्या फ़र्क लगता है आपको? बुनियादी तौर पे थोड़ा सा जो फ़र्क मैंने महसूस किया वो मसाला जात का है। हमारे खाने थोड़े से तीखे होते हैं, इनके खाने थोड़े से और रिवायात के मुताबिक थोड़े से डल होते हैं, नमकीन ज़्यादा होते हैं, लेकिन बहरहाल अच्छे होते हैं। आप ज़्यादा शौक़ से यहाँ क्या खाते हैं? अफ़गानी पुलाव, जो काबली पुलाव है इनका, उसमें जो किशमिश और दूसरी चीज़ें होती हैं वो एक बिल्कुल हटके हमारे रिवायती पुलाव से मुख्तलिफ हैं, और वो काफ़ी अच्छा लगता है। अफ़गानी कौन सा खाना आप शौक़ से खाते हैं? मैं अभी इनका पुलाव मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो वो मैं खाने के लिए आया हूँ। क्या अच्छा खास टेस्ट बात है। लगती है इनके पुलाव की? तो मैंने जब पहली दफ़ा खाया था तो मुझे अच्छा टेस्ट लगा, जैसे मैं घर का खाना खा रहा हूँ। तो और बोटियों का जो जायका होता है वो बड़ा मज़ेदार होता है, अच्छी तरह पकी होती हैं, तो इस वजह से मैं लाइक करता हूँ इनका पुलाव। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर मोहम्मद उज़ैर। आप मुझे बताएं, अफ़गानी खानों का रेस्टोरेंट बनाने का ख्याल कैसे आया? एक्चुअली यहाँ पे हमारी गुलदस्त टाउन में फूड स्ट्रीट है टोटल, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट है यहाँ पे जिनके पास फास्ट फूड भी होता है, चाइनीज़ भी होता है और देसी खाने वगैरह भी होते हैं। तो यहाँ जिस चीज़ की कमी थी वो थी अफ़गानी फ़ूड, तो हमने इस सिलसिले में फिर उसको कमी को पूरा किया और यहाँ भी हम अफ़गानी फ़ूड तैयार करते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पर कौन कौन सी डिशेस सर्व करते हैं? अफ़गानी डिशेस में हम अफ़गानी सज्जी बनाते हैं, अफ़गानी मटन रोश बनाते हैं, वो यखनी टाइप होता है, और एक दम पुख बनाते हैं। हम दुम्बा शनवारी बनाते हैं, मटन शनवारी भी बनाते हैं। ठीक है, ये कुछ और भी डिशेस बनाते हैं हम। हमारा बारबेक्यू स्पेशल है। अफ़गानी फूड में लोग ज़्यादातर कौन सी डिश ज़्यादा शौक़ से खाते हैं? अफ़गानी डिशेस में हमारा जो रिस्पांस मिलता है वो ज़्यादा जो खाई जाती हैं वो दम पुख है, मटन दम पुख है और मटन रोश है। और हमारा जो अफ़गानी पुलाव है वो लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, उसमें मटन भी है, बीफ भी है। आपके बनाए हुए अफ़गानी पुलाव की ख़ास बात क्या है? तो जो अफ़गानी पुलाव की स्पेशल बात है कि वो यखनी में बीफ और मटन की यखनी से तैयार होता है। उसके ऊपर गार्लिश होती हैं जो स्वीट टेस्ट होती हैं, किशमिश और गार्लिश वगैरह वो हम बनाते हैं खुद। कोई मशहूर शख्सियत आपके पास अफ़गानी खाना खाने आते हैं? मशहूर शख्सियात में कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, कुछ शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं, सिंगर्स हैं, कुछ एक्टर्स भी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आते रहते हैं, हमारी मुलाकात भी होती रहती है उनसे। और आपके खानों की ख़ास बात क्या है? हमारे खाने की खास बात ये है कि हम रेड चिली ग्रीन चिली नहीं यूज़ करते, ब्लैक पेपर और साल्ट में ओनली खाना तैयार करते हैं। माशाल्लाह इतने कस्टमर आते हैं यहाँ पर खाना खाने और मुख्तलिफ इलाकों से भी आते हैं, आपने सोचा कहीं और भी ब्रांच बनानी चाहिए? जी ज़रूर, क्योंकि लोगों का इतना पॉजिटिव रिस्पांस है, लोग हमें खुद मोटिवेट करते हैं, हमें खुद अप्रिशिएट करते हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इसकी और भी ब्रांचेस ओपन करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ की सिटिंग भी सेम वैसी ही है जैसे अफ़गानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वाले इलाके के रेस्टोरेंट्स की होती है। यहाँ पर आया है रोश, शनवारी कढ़ाई, चपली कबाब और अफ़गानी पुलाव। इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन, अफ़गानी खाने बहुत ही कम मसालेदार और लजीज होते हैं। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और अब आपको फ्लैग्स दिखाते हैं जिसमें यूथ फोरम बराए बायोटेक्नोलॉजी के उन्वान से 3 रोज़ा एक सेमिनार था, एक तकरीब थी, इनफैक्ट एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस थी जिसका इनेकाद किया गया इस्लामाबाद के अंदर। सना मायूं वहाँ पे गई, उन्होंने क्या अहवाल देखा और उसमें क्या बात हुई, दिखाते हैं आज के फ्लैग्स में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लैग्स। आज मैं आपको फ्लैग्स में लेकर आई हूँ एक ऐसी कॉन्फ्रेंस पे जो कि मुनक्किद की गई है OIC की जानिब से, जहाँ पर शिरकत कर रहे हैं काज़ाकिस्तान, टर्की और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स और यंग साइंटिस्ट एग्रीकल्चर की बायोटेक्नोलॉजी को फ़रोग देने के लिए। ये एक 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है, तो आपने रहना है मेरे साथ ये जानने के लिए कि आज आपको एग्रीकल्चर के हवाले से क्या क्या मालूमात मिलने वाली है। This youth forum has many significance. It is directly relevant to the food security challenges which our countries face today, Muslim region. इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर इस्माइल अब्दुल हमीद के साथ, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स ऑफिस, हु इज़ रिप्रेजेंटेटिंग OIC राइट नाउ इन दिस कॉन्वर्सेशन इन दिस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आज के इस इवेंट की क्या अफादियत है और किस तरह से आने वाले वक्तों में तीनों ममालिक को फ़ायदा पहुँचा है। सो डॉक्टर इस्माइल, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर इस्माइल, मैं पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। बायोटेक्नोलॉजी और ज़री पैदावार बढ़ाने के ये एक जबरदस्त फोरम है। मेरे देखने वालों को बताएं कि ये कॉन्फ्रेंस तीनों मुल्कों की ज़री पैदावार में किस तरह फायदेमंद साबित होगी। ओवरऑल एग्रीकल्चरल सिस्टम ऑफ 3 countries and overall. Thank you for having me. Thank you. As you know that I'm representing the सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं यहाँ इस्लामी तंजीम बराए फूड सिक्योरिटी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, जो कि 57 मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद बराए ताउन OIC का ज़ेली इदारा है। पाकिस्तान और तुर्किया भी इस इत्तेहाद का हिस्सा हैं। असल में इस फोरम के क़याम का ख्याल हमें गुज़िश्ता साल तुर्किया में एक मीटिंग के दौरान आया और हमने इस बात पर इत्तफाक किया कि हम इस बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करेंगे। Agriculture and food security is really facing challenges. हमें फूड सिक्योरिटी के हवाले से कई चैलेंजेस का सामना है। जैसे कि आपको मालूम है कि पूरी दुनिया इस हवाले से बहुत मुहतात है और 2030 तक पूरी दुनिया भूख खत्म करने की पॉलिसी पर यकजा थी। लेकिन कोरोना की वबा और दीगर आलमी तनाज़ात की वजह से ऐसा मुमकिन न हो सका। तो इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि जदीद ज़रूरी टेक्नोलॉजी और साइंसदानों की मदद से हम इस अहम मसले का फौरी और जामे हल तलाश कर सकें। And gathering the youth scientists who are really aware and in the laboratory now working by their own hands to solve our problems is something very important. आज इस प्रोग्राम का आगाज 3 ममालिक पाकिस्तान, तुर्किया और कजाकिस्तान ने किया है और अगले साल तुर्किया में होने वाली कॉन्फ्रेंस में हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क इसमें हिस्सा लें और मुश्तरका टेक्नोलॉजी के जरिए एक मुश्तरका हल पर मुत्तफिक हों, ताकि हम माहौलियाती तब्दीली के बायस होने वाली खुराक की किल्लत की तखफीफ कर सकें और बेहतर ज़रूरी इस्लाहात ला सकें। Technology and to share our problems together. Of course, we will also share our solution together. This is why very simple. This is why हमें मालूम है कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन हमें इन चैलेंजेस का सामना करना होगा ताकि हमारी ज़राअत और माल मवेशी ज़्यादा पैदावार दें और हमें काफ़ी मिक़दार में खुराक हासिल हो सके। For agriculture. और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर इब्राहिम फ्रॉम जॉर्डन, हु इज़ अ डायरेक्टर ऑफ रिसर्च सेंटर, हु इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस OIC कॉन्फ्रेंस। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इस OIC कॉन्फ्रेंस की क्या अफादियत है। सो डॉक्टर इब्राहिम, लेट मी वेलकम यू। डॉक्टर इब्राहिम, मैं पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आपके ख्याल में इस किस्म की तकरीबात से हमें क्या फ़ायदा होगा? Is the importance of holding these kind of conferences? First of all, I would like to thank you so much for this event.
मैं ये शानदार तकरीब मुनक्किद करने पर पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ। कॉमसेट्स का फोरम टेक्नोलॉजी के शोबे में अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा है। ये फोरम मुस्लिम ममालिक के साइंसदानों को बाहमी इश्तराक का एक मौका देता है। इसके जरिए मुस्लिम ममालिक के साइंसदान साइंसी मालूमात का तबादला करते हैं। इस फोरम की अहमियत OIC ममालिक के लिए बहुत ज़्यादा है। Research, this is very important. Okay, so how do we see as an agriculture state Pakistan? एक ज़राई मुल्क होने के नाते पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने इस इब्तिदाई कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की। आप इस शोबे में हमारा मुस्तकबिल कैसे देखते हैं? The first beginning. So how do you see the future of these kind of conference? Actually, I'm surprised how much you have good work in biotechnology, in agriculture. मुझे हैरत हुई ये जानकर कि पाकिस्तान ने ज़राअत और बायोटेक्नोलॉजी के शोबे में कितना काम किया हुआ है। हमने आज यहाँ मुख्तलिफ साइंसदानों के जरिए ये जाना कि पाकिस्तान ने ज़रूरी शोबे में किस तरह तरक्की की है। अब वक्त है कि हम सब मिलकर बायोटेक्नोलॉजी पर फोकस करें। यही वो वाहिद रास्ता है जिसके जरिए हम फूड सिक्योरिटी जैसे मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं। And to improve our work to face this a big problem in food security. मुझे ये बताएं कि इस वक्त फूड सिक्योरिटी से मुताल्लिक हमें किन चैलेंजेस का सामना है और आप किन मौज़ूआत पर रिसर्च कर रहे हैं? रिसर्च टॉपिक्स। Actually, all of us know that the population. हम सब ये जानते हैं कि दुनिया की आबादी हर गुजरे दिन के साथ बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में इस आबादी के लिए खाने का इंतजाम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर हमने इसकी तैयारी ना की तो दुनिया भूख जैसे संगीन मसले का शिकार हो जाएगी। यही वजह है कि इस किस्म की तकरीबात की हमें इस वक्त बहुत ज़रूरत है। This effort in this field. और इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रोफेसर लैला के साथ, जिनका ताल्लुक है टर्की से और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये पढ़ाती हैं टर्किश यूनिवर्सिटी में। एंड शी इज़ अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। लैला, मैं पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ और दुआ गो हूँ कि आपका यहाँ वक्त अच्छा गुजरे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी मिल रही है। मैंने पाकिस्तान के बारे में बहुत सुना था, जिसके बाद मुझे शौक था कि मैं पाकिस्तान जाकर वहाँ के लोगों को देखूं और उनको दोस्त बनाऊं। Friends and see them and see the Pakistan. So I'm so happy. So far so good. I hope so. So Leila, tell me about. Leila, आपको ये तकरीब कैसी लगी और आपके ख्याल में इन तकरीबात से मुस्तकबिल में क्या फ़ायदा होगा? So how you can see the future of these kind of events? Biotechnology is so important. It's a very not very new technology, but it's very. बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। ये टेक्नोलॉजी माहौल को आलूदा होने से बचाती है। इससे खाने की पैदावार और क्वालिटी दोनों बेहतर होते हैं। इस पर मुत्तहिद होकर काम करने से तमाम इस्लामी मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद खुशगवार होंगे। The Islamic people, so it's good sample for students. यहाँ आए हुए तलबा के लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि वो यहाँ से सीखें। ये तलबा साइंसी तजर्बे करके दुनिया के किसी भी ममालिक में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। ये तकरीब मुझे तो बहुत अच्छी लगी। Maybe in Turkey, and maybe in Kazakhstan, or maybe in Pakistan. So it's a very good event and unites people here. So will these kind of conferences. हमें मौसमियाती तब्दीली के संगीन मसाइल का सामना है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से फूड सिक्योरिटी जैसे चैलेंज का भी सामना है। आपके ख्याल से क्या हम इन काविशों के जरिए इन मसाइल से निकल सकते हैं? क्या हम अपने तलबा को इस बारे में आगाही दे सकते हैं? Yeah, this is just beginning today, but eventually. जी हाँ, आज तो हमने बस एक शुरुआत की है। आगे आने वाले दिनों में इसके बेहतर नताइज भी सामने आना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू, प्लेजर। Okay, right now I am with Dr. Seçkin, who is also from Turkey, who is an assistant professor, and his area of research is plant nutrition. So, Dr. Seçkin, let me welcome you in Pakistan. मैं पाकिस्तान में आपको वेलकम करती हूँ। आपके नज़दीक ऐसी तकरीबात का क्या फ्यूचर है? What is the future of these kind of events?
Hello. So thank you welcoming me. It's first time in Pakistan and it's going very good. बहुत शुक्रिया। मैं पहली बार पाकिस्तान आया हूँ और अभी तक मुझे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। इस तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक से साइंसदानों ने शिरकत की है। हैरत अंगेज बात यह है कि ज़्यादातर साइंसदान नौजवान हैं। इस कॉन्फ्रेंस ने हम तमाम साइंसदानों को बाहमी ताउन का एक मौका फराहम किया है। मैंने यहाँ मुख्तलिफ लोगों के प्रोजेक्ट्स देखे हैं और बहुत कुछ सीखा है। इस किस्म की तकरीबात से हमें साइंसी इल्म सीखने और अपने तजुर्बात शेयर करने का मौका मिलता है। Lead to new collaborations. Okay. Dr. Sechkin, as you know the conditions in Pakistan. जैसे कि आपको पता है, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शिद्दत मुतासर हो चुका है। रवां साल सैलाब से जो तबाही हो, वो तो आपने देखी ही हो। क्या इन तकरीबात में ऐसी चीज़ों पर भी काम हो रहा है? क्योंकि एक ज़राई मुल्क होने के नाते सैलाब से पाकिस्तान को बहुत नुकसान। So what are you seeing in these days? I think you have this event, but it doesn't mean this will be. बिल्कुल। पाकिस्तान ने इस साल अपनी तारीख का बदतरीन सैलाब देखा है, लेकिन ज़ेर गौर बात यह है कि यहाँ ये ख़त्म नहीं हुआ। मौसमियाती तब्दीली की वजह से ऐसी आफात मजीद आने का खतरा मौजूद है। ये हमारे लिए एक वार्निंग है। मौसमियाती तब्दीली से बचना तो अब नामुमकिन सा लगता है, लेकिन हमें इस तब्दीली को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। हमें पौधों और दरख्तों को बढ़ाना होगा ताकि हम मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला कर सकें। हम कुछ इस तरह के पौधे लगा सकते हैं जो माहौल में गर्मी कम करने का सबब बने। इससे सैलाबी सूरत हाल भी बेहतर हो सकती है, लेकिन मसला सिर्फ सैलाबी सूरत हाल का नहीं है। मौसमियाती तब्दीली से कुछ इलाकों में खुश्क साली भी बढ़ रही है। हमें इसके लिए इक़दाम करने की भी ज़रूरत है। ना चाहते हुए भी मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मज़ीद मुश्किल वक्त अभी आना बाकी है। मैं समझता हूँ कि आज ज़राई शोबे की अहमियत बहुत बढ़ चुकी है। As it was never before. Thank you very much, Dr. Sechkin, and I hope your stay would be comfortable in Pakistan. Thank you very much having me in your program. इस वक्त मैं मौजूद हूँ PhD स्टूडेंट फ्रॉम काज़ाकिस्तान यूनिवर्सिटी अराइलम के साथ। तो आइए एज ए यंग साइंटिस्ट इनका ओपिनियन जानते हैं कि ये बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के हवाले से क्या कहना चाहती हैं। हेलो अराइलम एंड लेट मी वेलकम यू इन पाकिस्तान। हेलो, थैंक यू सो मच। सो एज ए यंग स्टूडेंट होने के नाते आप ज़राअत में बायोटेक्नोलॉजी का क्या मुस्तकबिल दें इन एग्रीकल्चर? जो जो साइंस तरक्की करती जा रही है, बायोटेक्नोलॉजी में मौक़े पैदा होते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारा मुस्तकबिल बायोटेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करता है। तमाम साइंसदानों को बाहमी इश्तराक करने की ज़रूरत है। Right now I am with Aygul जो कि जिनका ताल्लुक है काज़ाकिस्तान से। She is a head of laboratory and she is also she is studying plant nutrition और microbiology. So I would like to know मुझे इस तकरीब की अहमियत के बारे में बताएं। Event. Бізге өте қызықты болу себебі Қазақстан, Pakistan, Turkistan. ये तकरीब बहुत अहमियत की हामिल है। दुनिया को जिस किस्म के चैलेंजेस का सामना है, ऐसी तकरीबात से हमें इनके हल तलाश करने में मदद मिलेगी। OIC ममालिक की ये काविश पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है और इससे दुनिया का हर मुल्क फ़ायदा उठा सकता है। आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी मज़ीद तरक्की करेगी। Қызықты мәліметтер алу үшін бір-бірімізбен жақын арада танысып келешекте. Thank you very much. Thank you very much. कॉम्स्टेक की तरफ से उठाया गया ये एक पहला कदम जो कि बहुत सराहा गया है और इसका फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि अगले साल इसके और ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस होने हैं और जो हमारे आने वाले क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं वो मिलकर हम सारे सॉल्व करेंगे इस कॉन्फ्रेंस के मातहत। तो अब तक के लिए फ्लैग्स में इतना ही। रखिए अपना ख्याल। होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।
वेलकम बैक प्रोग्राम में। अब आगे बढ़ते हुए कुछ बात कर लेते हैं बारिश और सैलाब के बाद की तबाहकारियाँ और उसके बाद बीमारियाँ। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, आवाम का जीना मुश्किल हो रहा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर और दीगर बड़े शहरों के बारे में मुसलसल हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे डेंगू ने फिर सर उठा लिया, सिर्फ सर नहीं उठाया बल्कि पूरा ही डेंगू उठ के खड़ा हो गया एक बार फिर, और हज़ारों अफराद इस वक्त मुतासर हो रहे हैं। यहाँ तक कि अगर हॉस्पिटल्स की हम बात करें, अब हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ती नज़र आती है, यानी कि हम उस रेड लाइन की जानिब बढ़ना शुरू हो गए हैं जिसका खतरा डेंगू के आने के बाद होता है। मुतादिद अफराद के जाँ बहक होने की भी इतलात हैं। कराची के जो बड़े अस्पताल हैं इसमें डेंगू मरीजों के लिए बेड्स की सूरत हाल ख़राब हो रही है, कम पड़ गए हैं बेड्स। और ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, वी थॉट टू अपडेट यू ऑन दैट। दुआ आवाज़ में मौजूद है, दुआ से बात कर लेते हैं। दुआ, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो डेंगू की सूरत हाल के हवाले से हम बात करें, कराची में क्या सूरत हाल है? क्या बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है या अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल ही है डेंगू को लेके? कि शहर भर की बात की जाए तो शहर भर में डेंगू ने जो है वो एक हौलनाक इजाफा हो रहा है, और डेंगू का जो मच्छर है वो एक खौफ की अलामत बन चुका है। यहाँ पे वो शहरी जो माजी में जो है क्रिमिनल्स और स्ट्रीट क्राइम से डरा करते थे, अब वो डेंगू के मच्छर से डरने पे मजबूर हैं और बहुत सारे एहतियाती तदाबीर जो है इनफरादी सतह पे कर रहे हैं। बात की जाए 14 सितंबर को, तो 14 सितंबर के रोज़ जो है 24 घंटों में डेंगू के कराची में जो है 192 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद शहर भर में रवां साल डेंगू के केसेस की मजमूई तादाद जो है वो 3827 हो चुकी है। जबकि सूबे भर की बात की जाए तो 4000 से ज़ायद जो है केसेस वो रिपोर्ट हो चुके हैं अब तक। और अस्पतालों में भी रोज़ाना की बुनियाद पे जो मरीज़ों का फ़्लो है वो ये है कि कराची के बड़े जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें भी 50 से 60 जो मरीज़ हैं वो डेंगू के आ रहे हैं, और तमाम तर अस्पतालों में 75% जो है डेंगू के मरीज़ हैं, जिसके बायस और ये भी कहा जा रहा है तिब्बी माहिरीन की जानिब से कि रोज़ाना की बुनियाद पे 10 से 11 जो मरीज़ हैं वो तशवीशनाक हालात में आते हैं। और इसकी एक वजह तिब्बी माहिरीन से जब हमने बात की तो उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता 4 सालों की निस्बत 30 साल का डेंगू वायरस है, ये ज़्यादा तशवीशनाक हालत कर रहे हैं मरीज़ों की। इसके बायस जो मरीज़ हैं उनमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, और ये जो डेंगू है इसमें जब प्लेटिलेट्स की कमी होती है तो इस कमी को मैनुअल प्लेटिलेट्स के जरिए भी नहीं पूरा किया जा पा रहा है, और वो भी जो है बेसुध साबित हो रहा है, जबकि मेगा प्लेटिलेट्स का जो है वो ज़रूरत पड़ती है। जी ठीक है। अच्छा, एक तो लाहौर में भी डेंगू है, लेकिन हमें ऑफ एंड ऑन यहाँ पे मुख्तलिफ टीम्स नजर आती हैं जो मुख्तलिफ प्लाजास के अंदर, इवन घरों के अंदर भी विजिट्स कर रही हैं, स्प्रे कर रही हैं, ऐसी टीम्स नजर आती हैं। आप चूँकि खुद भी कराची में हैं, तो क्या आपने ऐसी कोई टीम्स देखी हैं हिकमत अमली या डॉक्यूमेंट्स या बयानात के अलावा जो स्प्रे कर रही हैं डेंगू के? और जो खड़ा पानी है, चूँकि कराची में रिसेंटली बारिश हुई है, पानी खड़ा हो गया तो ज़्यादा डेंजरस है, तो इस हवाले से हुकूमत या मकामी हुकूमत खास तौर पर नजर आ रही है कहीं आपको? जी, तिब्बी माहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि क्योंकि पानी जमा होने के बायस मच्छरों की अफजाई ज़्यादा हुई, और इतने दिन तक जब पानी ज़्यादा रहा तो जितने मच्छर हुए उतने ज़्यादा डेंगू के खतरात जो है वो बढ़ चुके हैं। और हमने देखा कि कोई भी इंतज़ामिया जो है हमें नहीं नज़र आई, जितने भी स्प्रे या इस तरह की मुहिम का या मच्छर से जो है निजात हासिल कराने की जितनी भी स्प्रे की मुहिम थी, ये सब जो है कागजी तौर पर या कह लें कि नुमाइशी काम जारी है। इसका कुछ इस तरह के इकदाम हमें होते नज़र नहीं आए। बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से जो है वो 30 तो यहाँ पे मौजूद हैं जो कि इस किस्म के इकदाम कर रही हैं, ऐसा उनकी जानिब से कहा जा रहा है। लेकिन जब हमने इस हवाले से शहरियों से बात की कि क्या उन्हें अपने इलाके में होता दिखाई दे रहा है, क्या वो ये समझ रहे हैं, वो इस इकदाम से मुतमईन है, तो उनकी जानिब से यही कहा गया कि किसी किस्म के इकदाम उनकी जानिब से नहीं किए जा रहे। ये जो इकदाम हैं महज पोश इलाकों तक महदूद हो चुके हैं और सिर्फ कागजी जो है कह लें कि दस्तावेजात पर ही महदूद होकर रह चुके हैं। जी ठीक है। दुआ, जिस तरह से आपने कहा कि ये पोस्ट इलाकों तक ही महदूद है, लेकिन स्टिल डेंगू के हवाले से महकमा सिंध की जानिब से भी ये कहा जा रहा था कि जी इसकी जो शेप है या फॉर्मेशन कह लें डेंगू की चेंज हुई है, जिसकी वजह से केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। हॉस्पिटल्स में जो केसेस रिपोर्ट हुए, आपकी इत्तलात या आपकी किसी से बात हुई, किस तरह के केसेस हैं और क्या बहुत ज़्यादा सिवियर लो कंडीशंस में जा रहे हैं हॉस्पिटल? जी, कराची में गुज़िश्ता 4 सालों की निस्बत इस साल का जो डेंगू वायरस है, ये इसकी वजह से मरीज़ जो आ रहे हैं वो ज़्यादातर तशवीशनाक हालत में आ रहे हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, और ना सिर्फ उनमें बल्कि इस डेंगू की वजह से उनकी जो दीगर आज़ा हैं वो भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। और तिब्बी माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि ख़ास तौर पर वो मरीज़ जो कि अरसा दराज से जो है डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे थे जिनसे ऑलरेडी जो प्लेटिलेट्स है वो कम हो जाते हैं, उनमें ये जो डेंगू है जब उनको ये हुआ तो काफ़ी डेंगू ने शिद्दत इख्तियार कर ली। ठीक है।
आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह रखा। जो लोग भी हमें देख रहे हैं, एक तो ये जी कोशिश करें फुल स्लीव्स कपड़े पहने, जुराबों का इस्तेमाल करें, जिस्म के जो हिस्से नुमाया होते हैं पाँव या हाथ, उनका बहुत ख्याल रखें। कराची में ही इतना बड़ा खतरा मौजूद है, सिंध हुकूमत वैसे ही उसकी कॉम्पिटेंस के ऊपर बहुत सीरियस सवाल होते हैं, फिर एक तरफ सैलाब है, वहाँ पर उनके वसाइल बहुत, उस जानिब उनकी तवज्जो। और कराची के अंदर हम इमेजिन नहीं कर सकते अरमला ये मसला कितना संगीन हो सकता है, क्योंकि लाहौर जैसा शहर हमें याद है 3 साल पहले हम डर गए थे, बहुत सी हम बात हुई थी, लेकिन सूरत हाल फिर भी अंडर कंट्रोल आ गई थी। कराची में तो चूंकि इतना सिस्टम, फिर शहर में आबादी इतनी ज्यादा है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो लोग प्लीज खुद से भी घर के पास पानी ना खड़ा होने दें, खुद से स्प्रे कर सकते हैं तो करें, और डेंगू से बचें। मॉस्पेल वगैरह का इस्तेमाल करते रहें ताकि आप सेफ रहें, और ये बड़ा जरूरी है क्योंकि ऑलरेडी कोविड की वजह से आपके इम्यून सिस्टम या दीगर बीमारियों, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तो ऐसे में डेंगू होना। एंड वन थिंग मोर आई वांट टू ऐड, जब भी बुखार आजकल की तारीख में हो रहा है, प्लीज उसे लाइट नहीं लें। अचानक से आपके प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे और सूरत हाल संगीन हो जाएगी, प्लेटलेट्स मिलेंगे नहीं, मसला हो जाएगा। सो जब भी बुखार हो इसको सीरियसली लें, खास तौर पे आजकल ये बहुत जरूरी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जी। सैलाब के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और सैलाब से जो बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल हैं वो भी पैदा हो सकते हैं। आज के सेगमेंट माइंड मैटर्स में वकार अहमद मलिक और मेरी परवेज इसी हवाले से बात करें। ओवर टू यू गाइस। ग्लोबली स्पीकिंग हर मुल्क में एनुअली 45,000 अमवात होती हैं, 45,000 लोग मरते हैं बिकॉज ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स, और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये नंबर जो है वो हर साल इंक्रीज़ हो रहा है, और ख़दशा ये है कि और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। 45,000 लोगों का मतलब ये है कि 0.1% डेथ्स जो नेचुरल डेथ्स हो रही हैं दुनिया के अंदर, इट इज़ बिकॉज ऑफ द नेचुरल डिज़ास्टर्स। पूरी स्टोरी कवर की वकार साहब आपने, और स्टोरी कवर करते हुए आप वहाँ खुद मौजूद थे, आपने वहाँ पर कई दिन गुजारे भी। एक तो वो है जो हम देखते हैं न्यूज़ के अंदर कंटिन्यूसली, लेकिन क्योंकि आप उनके साथ बात कर रहे थे और आप कॉन्स्टेंटली एक्सपीरियंस कर रहे थे, एक सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस क्या होता है वहाँ पर वक्त गुजारने का, वो प्लीज़ एक्सप्लेन करें। देखिए, उसमें जो नफ्सियाती हवाले से हम देखें कि नफ्सियाती किस तरह के अमराज, वो तो बहुत सारे हैं, और उस पर हम डेफिनेटली किसी और सेगमेंट में बात करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा नफ्सियाती मसला मुझे समझ आ रहा है, वहाँ पे लोगों से इंटरेक्शन करने के बाद, और यहाँ पे उन लोगों से इंटरेक्शन करने के बाद जो कि मदद कर रहे हैं। यानी एक हमारे यहाँ पाकिस्तान में वो तबका है जो कि मदद कर रहा है, चैरिटी कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से वो वहाँ पे फूड भी पहुँचा रहा है, शेल्टर्स भी पहुँचा रहा है। इसमें बहुत सारी NGOs भी हैं, फ़र्द जो हैं वो अपनी इनफरादी सतह पर भी लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक तबका है, और एक वो तबका है जो कि सफ़र कर रहा है। सो इन दोनों तबकात के वाले से मेरे कुछ खदशात हैं। पहली बात ये है कि मुझे ये ख़तरा है कि देखिए, हम मतलब पिछले 30-40 सालों में देखें तो ये बारहा हमने ये स्टेटमेंट सुनी होगी कि सैलाब की पुकार, ठीक है जी, सैलाब की जो सैलाब ज़दगान है वो आपको पुकार रहे हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं। ये बार बार जब स्टेटमेंट जो है, ये जब बार बार आती है, तो अगर ये अल्लाह ना करे कि ये सैलाब जो है इसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह रहती है, यानी 2 साल बाद फिर आ जाता है, ये 4 साल बाद फिर आ जाता है, तो उसके बाद जो कि हम जिस तरह पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं, तो उसमें होगा ये कि ये वाला तबका है जो कि मदद करता है, ये डिसेंसिटाइज हो जाएगा। ये बार बार जब स्टिमुलस एक ही आपको बार बार किसी को दे रहे हैं, तो इस एक वक्त में खदशा ये हो जाएगा कि ये डिसेंसिटाइजेशन का शिकार हो जाएगा। और उसके बाद अभी भी आप देखें तो इन लोगों का जो कि NGOs हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर है, जो कि इनफरादी सतह पे लोगों ने इमदाद की है, उनकी इमदाद की जो सिग्निफिकेंस है या अहमियत है, वो वहाँ पे आप ग्राउंड पे जाके देखें। तो जब आप ग्राउंड पे जाके देखेंगे वहाँ पे सैलाब ज़दा जो इलाके हैं, तो आप देखेंगे कि अगर इनको मैं माइनस कर दूँ, इन लोगों को, इन NGOs को, इन प्राइवेट सेक्टर को, जितना भी लोगों ने मदद की है, इसको मैं माइनस कर दूं, तो पीछे तो एक खौफनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। यानी बुनियादी तौर पे बल्कि पहला 1 महीना तो किसी को पता भी नहीं था, बहुत कम लोग, यानी जिस तरह गवर्नमेंट थी या कुछ और ही हमारी तरजीहात थी, उस वक्त भी बहुत सारी NGOs ऐसी थी जो वहाँ पे काम कर रही थी। सो ये बहुत बड़ी इनकी कंट्रीब्यूशन है। तो वो NGOs किस तरह काम करती है, उनके लिए भी तो ऑफकोर्स वो फंड कौन कर रहा होता है, एक इंडिविजुअल कर रहा होता है ना, पीछे आम पब्लिक कर रही होती है। अब आम पब्लिक जो है, जब वो उसको बार बार उसको इस चीज से रोशनाई होगी या बार बार उस चीज वो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगे, वो डिसेंसिटाइज हो जाएंगे। और उसके अलावा मेरा ख्याल है कि हमारी भी एक कैपेसिटी है, जाहिर बात है कि फाइनेंशियल कैपेसिटी भी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ये एक साइड है। जो दूसरी वाली साइड है उसके हवाले से ये है कि अगर आपको बार बार आपका हाथ नीचे रहेगा, तो एक खास वक्त में जाके आप कहीं, अल्लाह ना करे, आप अपनी इज्जत नफ्स से महरूम हो जाएं। अब
ये नीचे हाथ है ये मजबूरी की वजह से, क्योंकि एक मुसीबत आ पड़ी है, लेकिन जब ये बार बार होगा तो ये किसी हैबिट में कन्वर्ट ना हो जाए। अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए बात की क्योंकि देखें जो एडल्ट्स हैं और जो उस सिचुएशन के अंदर है उनके लिए तो ये एक नई बात है कि ठीक है उन्होंने 20 साल की जिंदगी गुजारी और उनको पता है कि तालीम क्या होती है, उनको पता है कि घर रहना क्या होता है, वो सारी चीज़ें। 73,000 औरतें हैं जो कि अभी फिलहाल एक्सपेक्ट कर रही हैं और कई ऐसे बच्चे जो कि शायद इतने छोटे हैं कि उनके लिए ये सिचुएशन ऐसी है कि अब उन्होंने इसी में ही बड़े होना है। एज अ व्यूअर और एज समबडी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं भी वहाँ पे कुछ चैरिटी करना चाहती हूँ या जाकर किसी की मदद करना चाहती हूँ, तो क्या एग्जैक्ट सोर्सेज हैं जिनको आपको ये चैरिटी करनी चाहिए? पहली बात तो ये, जब आपने ये कहा है कि जिस तरह मैच आया लोग भूल गए, आपने कहा कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो लोग भूल जाएंगे। इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी, लोग भूल जाते हैं, ऑफ कोर्स उनके ऊपर तो नहीं बीती हुई। इसी वजह से इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली कैरी करते हैं और आगे बढ़ाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मामला ये है कि जो आवाम कर सकती है, आवाम कर सकते हैं, जो हमारे पाकिस्तान के आवाम उन्होंने किया है, उसमें वो दुनिया की किसी और आवाम के साथ हम उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते कि जिस लेवल पे वो बढ़ चढ़ के आगे आते हैं। तो ये आवाम तो हो गए बरियुज़िमा, क्योंकि इन्होंने हमेशा कड़े वक्त में ये काम किया। दूसरी तरफ बेसिकली जो जिसको हम मोरल इल्ज़ाम ठहराना चाहिए वो उन इंस्टीट्यूशंस को, वो जिन्होंने बेसिकली लॉन्ग टर्म उसको कुछ सस्टेनेबल कोई हल निकालना है, कोई लॉन्ग टर्म प्लान निकालना है। उनके वो ये जितने भी लोग हैं जो वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, जो शेल्टर्स में या कहीं तंबू लगा के बैठे हुए हैं, तो मैं आपको एक अजीबोगरीब बात बताऊँ कि ये फ्लड इफेक्ट्स तो हैं, सैलाब से तो ये मुतासर हुए हैं, लेकिन सैलाब से पहले भी कोई ऐसी कोई शाहाना जिंदगी नहीं बसर कर रहे थे। उससे पहले भी वो बहुत सफ़र कर रहे थे, ऊपर से सैलाब आया है। तो वहाँ पे जब आप जाके देखते हैं कि वहाँ पे लैंड मौजूद है, वहाँ पे पानी मौजूद है, यानी सैलाब से हट के, सैलाब से पहले की बात कर रहा हूँ, नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद है, ह्यूमन रिसोर्स अबेंडेंस में मौजूद है। नहीं है तो स्किल्ड वर्क फोर्स नहीं है तो उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, और डायरेक्शन इसलिए नहीं है कि उनके पास तालीम नहीं है, और जिसके पास तालीम है और जिसको डायरेक्शन का पता है वो एक अजीब गफलत का शिकार है कि वो उनको डायरेक्शन दे नहीं पा रहा। तो कहने का मतलब वो वहाँ पे कुछ मसाइल हैं, वरना उनको अपने पाँव पे खड़ा करना ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम अमूमन मुहावरतन कहते हैं रॉकेट साइंस। वैसे तो अब रॉकेट साइंस भी इतनी बड़ी कोई रॉकेट नहीं थी, रॉकेट साइंस नहीं थी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो ये कोई इतना बड़ा पेचीदा मसला है नहीं। ये बहुत अच्छे तरीके से, मिसाल के तौर पे अगर आपकी बाहर से दाद आ रही है या आप इस वक्त आप समझते हैं कि नेक्स्ट सैलाब से हमने बचना है ताकि हमें बार बार सैलाब की पुकार और डिसेंसिटाइज ये वाला तबका भी ना हो जाए और वो इज़्ज़त नफ्स से महरूम ना हो जाए, तो हमने अभी से कुछ ऐसे मैयज़ करने हैं जो कि मुस्तकिल हों। तो उसके लिए आपने अभी गुजरगाहों पे जो तजावज़ात हैं वो ख़त्म करनी है, उसके लिए जो रिवर जो प्रोटेक्शन एक्ट है उस पर अमल करवाना है। इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो कि आप कर सकते हैं, और छोटे डैम्स जो हैं वो बनाने हैं। ये तमाम चीज़ें ये तो स्टेट लेवल का काम है, आवाम ने जो करना था वो कर लिया। तो मेरा ये ख्याल है कि जो आप, मेरा जो टेक अवे है सारी कॉन्वर्सेशन से वो ये है कि हम जब तक ये कर सकते हैं, जब तक आप चैरिटी कर सकते हैं, जब तक आप खुद वहाँ पर जाकर किसी की मदद कर सकते हैं, इससे बेहतर कोई बात नहीं होगी। लेकिन उसके बाद लॉन्गर रन के अंदर क्या लाएअमल होना चाहिए, ये वो बड़े सवाल हैं जिसके ऊपर एक इंडिविजुअल की शायद वो कैपेसिटी नहीं है और इंस्टीट्यूशंस इन सेल्फ को वो ये सोचना पड़ेगा। हम दोबारा हाजिर होंगे विद अनदर टॉपिक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और मैं बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि खुशी आ गई हमारे सेट पे। जी खुशी, आज आप हमें क्या बताने? आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आज मैं कोर की एक्सरसाइज करवाऊंगी जिसमें इट वुड बी अ बिट इंटेंस, जिसमें 5 एक्सरसाइज होंगी एंड उसमें उन बिटवीन दो एक्सरसाइजेस कोई ब्रेक नहीं है। एवरी एक्सरसाइज हैज़ 1 minute. So 5 exercises and it's gonna be very intense for your abs. So you're gonna feel the burn. So guys, we'll start with half crunches. You need, आप डंबल यूज़ कर सकते हैं, अगर बिगनर है तो डंबल यूज़ ना करें. So we'll go on the ground, extend your arms and half crunches. And as you lift up, breathe out, inhale. इससे आपकी contraction अच्छी होगी. And then feet on the ground. We're going to do alternate V-ups. Second exercise, second minute. And then third exercise, knee tuck, extend,
Extend your arms, extend your legs, and pull your knees toward your arms, towards your chest, and hands towards your knees. And extend and pull. अगर आप बिगनर हैं तो फ्लोर पे रख सकते हैं लेग्स, नीज बेंड करके, एंड देन उठाएं एंड ब्रीथ आउट. विदाउट वेट भी कर सकते हैं. And then we go on plank position, guys. So guys, next is plank drag. ठीक है. उसके लिए आपको डंबल चाहिए. Head to heel in one line on your palms and drag the weight on the right side and then left side. Keep your core tight and make sure your hips are not moving. And exhale. Keep exhaling. Keep flexing your core. Yeah. Good job. And then back, last minute, guys. 5th exercise, and we're gonna do hollow rocks. A beginner है, आप knee bend कर लें. Keep your arms extended. अगर ये भी difficult है, तो keep your arms forward, right next to your knees. And guys, every exercise is 1 minute long, and there's no break. So 5-minute intense ab workout. So try this at home. सिर्फ एक set करना है. एज पे हम 15 मिनट से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक है. तो 15 मिनट्स फॉर एब्स इज इनफ. So guys, try this at home and just take care. Thank you very much खुशी, बहुत शुक्रिया. खुशी ने आपको सुबह सुबह एक्सरसाइज बता दी, अब आप कोशिश कीजिएगा कि कर लें. चलें जी, प्रोग्राम हमारा बिल्कुल इख्तितामी मराहिल में. हमारे पास 2 स्टोरीज हैं जो आप तक पहुंचानी है, और पहली तो बड़ी अफसोसनाक है खंबर शहजाद कोट के हवाले से, जहां सैलाब मुतासरीन के लिए आपको पता है UAE हमारे दोस्त ममालिक मुसलसल इमदाद भेज रहे हैं. कुछ इमदादी सामान एक राइस मिल से बरामद हुआ है जी. डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का जो नसीराबाद में निजी राइस मिल है, उस पर उन्होंने छापा मारा, बरामद किया मुख्तलिफ सामान. कसीर तादाद में टेंट्स, खैमे, दीगर सामान इसमें शामिल है, और जज साहब की जानिब से पुलिस को ये सामान और जो राइस मिल है उसे सील करके तहकीकात का हुक्म दे दिया गया. राइस मिल मालिक को मुकदमा के अंदर शामिल कर लिया गया है. सामान से ये भरे तकरीबन 4 कंटेनर्स हैं जो डिप्टी कमिश्नर खंबर शहजाद कोट के हवाले किए गए और इसको बरामद किया. जज साहब का वैसे बड़ा ऐसा इक़दाम है, मकामी इंतजामिया को मेक श्योर करना चाहिए कि वो चेक रखें कि ये सामान कहाँ जा रहा है और ये सामान ताकि ज़रूरतमंदों तक पहुँचे. वैसे कितने अफसोस की बात है. वैसे आई वंडर के बहैसियत कौम हम कितने को अजीब लोग हैं कि इस वक्त जहां पूरी सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, हम ऐसी इमदाद जो उन तक पहुंचनी चाहिए और किसी भी लम्हे की ताखीर के बगैर पहुंचनी चाहिए, हम उसको बल्कि ना सिर्फ छुपा रहे हैं, हम उसको अपने इस्तेमाल के लिए बजाय इसके कि इमदाद दें, हम पहुंचने वाली इमदाद को भी डाके मार रहे हैं. और हम दुनिया भर में क्या इंप्रेशन दे रहे हैं कि आप जो हमें इमदाद दे रहे हैं, हम अपनी राइस मिल्स के अंदर उसको स्टोर कर रहे हैं ताकि हम आइंदा फर्दर उसको फ्यूचर में कहीं ना कहीं अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर सकें. तो आप फिर क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि दीगर ममालिक जो हैं या लोग हैं वो आपकी इमदाद करें. दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसे चंद लोग हैं जी, हम सारे ऐसे नहीं हैं, लेकिन ये लोग हमारे माशरे का चेहरा गंदा कर देते हैं, पूरी दुनिया के सामने गंदा कर देते हैं. और हिदायत आए, लेकिन हिदायत तब आएगी लोकल उनको मेरे ख्याल में सही इबरत का निशान बनाया जाए जिन्होंने ये किया है. खैर, एक इबरत का निशान अवाम को के इलेक्ट्रिक भी बना रहा है, और वो कराची की अवाम को बना रहे हैं. जो अगली स्टोरी हमारी है अनफॉर्चुनेटली जो आपसे शेयर करनी है वो है कुछ चार्जेस के हवाले से. के इलेक्ट्रिक ने एक बार फिर बिजली गिराई है अवाम पर, और खामोशी से बिलों के जो KMC चार्जेस हैं बिलों में वो रिसीव करना, वो लेना शुरू कर दिए हैं आम आवाम से. के इलेक्ट्रिक और KMC में टैक्स वसूली का एक मायदा तय पा गया. कराची वालों के लिए एक सॉर्ट ऑफ इट्स नॉट अ गुड न्यूज़, क्योंकि KMC की वसूली अब के इलेक्ट्रिक बिजली बिलों से की जाएगी. अब अगर जो वो लोग पहले जो डंडी मार जाते थे पैसे डायरेक्ट कटेंगे. दोनों इदारों के दरमियान ये जो मायदा ये तय पा चुका है. इस मायदे के तहत के इलेक्ट्रिक के बिलों में 200 यूनिट जो लोग इस्तेमाल करने वाले हैं उन पर 50 रुपये, 200 से 700 यूनिट के बीच में 150 रुपये म्यूनसिपल टैक्स आयद कर दिया गया है. ये टैक्स लिया तो जाएगा, लगाया कहाँ जाएगा ये नहीं पता. बहरहाल कराची वालों आपके बिल में स्लाइड सा इंक्रीज और हो गया है. कराची वालों आपके पर ये पैसे नहीं लगाए जाएंगे, इस बात की आपने बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं रखनी. चलें जनाब, शो का वक्त खत्म हुआ. आपसे हमारी मुलाकात होगी अब मंडे को. कल और परसों हमारा बेस्ट ऑफ चलेगा. यस, पर कल और परसों हमारे लिए हैप्पी न्यूज़ है. आपसे मुलाकात होगी मंडे को. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.